नमस्कार दोस्तों, श्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और फिर रात 9 बजे के प्राइम टाइम में आप सबका हम हाजिर हैं समसामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए। मैं मनोरमा। और जैसा हमने तय किया था कि शनिवार का दिन हम वीकली राउंड अप के लिए रखेंगे। पिछले हफ्ते कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हम पिछले शनिवार का लाइव नहीं कर पाए थे, तो वीकली राउंड अप रह गया था। तो आज हम 15 दिन के वीकली राउंड अप को लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फोकस पिछले हफ्ते की ही मुख्य खबरों पर रहेगा। थोड़ा बहुत उसके पिछले हफ्ते में जो रहा उसका भी हम ज़िक्र करेंगे। तो आज हम इन्हीं सब पर मिला-जुला कर बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो बात करने जा रहे हैं वो है बीडी और बिहार। इस पर जो एक केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया था, दोनों बी से शुरू होते और अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार ने बीडी पर जीएसटी कम कर दिया। तो ये एक बयान था जो केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था, लेकिन क्या बीडी और बिहार को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस बैकफुट पर है? क्योंकि एक तो पोस्ट भी डिलीट हुआ और उसके बाद जो कांग्रेस के केरल यूनिट के सोशल मीडिया प्रमुख हैं, उनका इस्तीफा भी हो गया, लेकिन फिर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ से कांग्रेस पर इस पर हमले हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो उसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए। तो ये भी हम समझें कि तेजस्वी का एक अलग दिशा में बात करना, और क्या ये सच में इतना डैमेज करने वाला बयान है? हम दोनों बात करें क्योंकि बैक टू बैक है गाली वाली बात, जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से यही नैरेटिव दिया जा रहा है, बल्कि इस बयान के साथ उस बयान को जोड़ के बोला जा रहा है। तो ये है कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी और अब बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। ये दूसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है नवंबर में 3 चरणों में चुनाव की संभावना है। तो और इसके साथ-साथ तमाम जो है गतिविधियाँ इसके साथ जो है चल रही हैं। एक तो ये है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात दोनों तरफ एनडीए महागठबंधन दोनों में हो रहा है। तो क्या एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी है? कहाँ मामला फँस रहा है? बीजेपी जेडीयू में? और वोटर अधिकार यात्रा के बाद इंडिया गठबंधन का जो बंधन है वो कितना मजबूत रहेगा? आरजेडी और कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? हम इस पर भी बात करेंगे। एक खबर आज जिस पर ध्यान गया वो ये है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की क्यों घट रही है बिहार में अहमियत, जबकि कभी निर्दलीय उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे। तो ये बिहार में एक नया ट्रेंड है। पार्टी के साथ जो है जुड़ करके अब राजनीति करना जो है वो ज़रूरी हो गया। निर्दलीय उम्मीदवार जो एक किंग मेकर की भूमिका तक निभा देते थे, अब उनकी धीरे-धीरे अहमियत क्या घट रही है और क्यों घट रही है? इसके अलावा हम एसआईआर पर भी थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे कि उसकी अब क्या स्थिति है, कितने फाइनल जो है नाम जा रहे हैं और अब तक जो है, जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस सबने मिल कर के जो माहौल बनाया था, तो वो क्या उसकी अभी स्थिति क्या है? तो ये है। और इसके अलावा जो पिछले 15 दिन की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी इन दोनों के बीच जो एक अप्रिय सा संवाद चला था, तो वो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पवन सिंह वाला मामला था जो अंजलि राघव एक हरियाणा की एक्ट्रेस हैं, उनको उनके लिए बैड टच था जिस पर जो है काफ़ी उनकी बैशिंग हुई और उसके बाद से उस लड़की ने भी बाद में इस को उठाया और माफ़ी माँगने की बात हुई। लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरा तबका जो है वो पूरी तरह से लड़की पर अभी भी हावी है। लड़की के उस पे जो एक्ट्रेस है उनके ऊपर कि हरियाणा की वो एक्टर है और भोजपुरी को बदनाम करे, तमाम तरह की चीज़ें। वो जो है एक भोजपुरी की जो गंदगी है, भोजपुरी सिनेमा की दुनिया की, वो इससे ज़ाहिर हुई है। तो ये सारा चीज़ है, इस पर बात करेंगे। थोड़ी-सी विदेश नीति पर भी बात कर लेंगे, चीन को लेकर के जो चीज़ चल रहा है, चीन और अमेरिका और साथ में मोदी की जो विदेश नीति है, क्या है? क्या ट्रंप के साथ रहें, चीन के साथ जाएँ, क्या है? मझधार में पहुँची है क्या विदेश नीति? ये सब हम आज की चर्चा में इस पर फ़ोकस करेंगे। हम अपने हाँ, हमारे साथ जो है संजीव चंदन जुड़े हुए हैं, स्त्रीकाल के संपादक, हमारे साथ विनय ठाकुर, हमारे स्त्रीकाल के साथी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फराज शकीब जुड़ रहे हैं,
वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं संजीव जी आपके साथ। आप किस मुद्दे पर पहले बोलना पसंद करेंगे? बिहार से ही शुरू करते हैं। क्या ये अननेसेसरी ट्वीट था केरल कांग्रेस का, या इसको तिल का ताड़ बनाया गया है? कौन सा? अच्छा, ये केरल का। हाँ, बी से बिहार से बीवी। एक 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 मैंने आज डिकोड किया है, वो उस पर सबसे पहले मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा और विनय जी का खास तवज्जो चाहूंगा। मैं वो ढूंढने में लगा हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं। मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा था। तरह तरह की बातें थी। अजीत द्विवेदी जी से भी बात हुई तो उन्होंने भी कुछ अपने हिसाब से बताया ही, लेकिन आज मुझे लगा कि मैंने सही सोच लिया, सही डिकोड कर लिया, सही ट्रैक कर। आपने देखा होगा कि पिछले वीक हम उपेंद्र कुशवाहा वाले फैक्टर, हाँ संजीव जी एक मिनट, पिछले हफ्ते देखा होगा आपने कि हमने उसको रखा था बातचीत करने के लिए। आज इसलिए नहीं रखा कि ऑलरेडी मैंने देखा कि आप अजीत जी से बात इस पर कर चुके हैं, तो मैंने इसको स्किप किया। नहीं, लेकिन मैंने जो आज डिकोड किया है वो शेयर करना चाहता हूं, और वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा 2025 के लिए कोई रैलियां नहीं कर रहे। उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को वार्म अप रखना चाहते हैं ताकि लोग छोड़ के ना जाएं। उपेंद्र कुशवाहा 2-4 सीटें मिल जाए इतना ही चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सारी निगाहें कैबिनेट एक्सपेंशन पर है, उनकी सीट सुरक्षित है, और वो जो राजनीति कर रहे हैं वो इस तूफान में अपनी अलग छवि बनाए रखने की। कल यदि जरूरत पड़ी तो किसी भी गठबंधन के लिए एक साफ सुथरा चेहरा, पढ़ा लिखा जैसा चेहरा, और वो मुफीद हो जाए उसके लिए। इसलिए वो कतई 2025 की कोई राजनीति नहीं कर रहे। मैं डिकोड करना चाह रहा था कि आखिर हर रैली में वो जो बातें कर रहे हैं वो या तो नेशनल मुद्दा है, डिलिमिटेशन का, जिसका बिहार से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। कल थोड़ा थोड़ा पाटलिपुत्र में थे, पटना में थे, तो पाटलिपुत्र की बात कर दी। आपने देखा होगा कि बोध गया वाले मामले में संसद में जो उन्होंने लाइन ले लिया, तो ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी सीटों के टकराव में उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं। जदयू को नसीहत दे रहे हैं, जदयू बचे इसकी बात कर रहे हैं, तो बीगर रोल 2025। लेकिन जब जो लोग टिकट के एस्पिरेंट होते हैं वो अलग अलग पार्टियों में होते हैं, अलग अलग नेताओं के प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि अभी ही उपेंद्र कुशवाहा ये जाहिर हो जाने देंगे कि उनका कोई लक्ष्य नहीं है 2025, तो सबके सब भाग जाएंगे, वो सबके सब दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी छवि बचा रहे हैं। सम्राट चौधरी आतंक से थोड़ा उन पर हावी ना हो जाए, बीजेपी का पुश है उसकी तरफ, तो उस सब के बीच कई कुशवाहा नेताओं के बीच अपनी अलहदा छवि, नेशनल छवि भी बनाए रखना चाहते हैं। तो मुझे एक तो मनोरमा आज मैंने डिकोड किया है, अब विनय जी देखें, अगली बार और भी इस पर बात करेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा केरल वाला, तो देखिए चूंकि कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, तो ऑल इंडिया पार्टी में ये सब चीजें कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, और वो जो वहाँ ट्विटर हैंडल करता होगा उसकी गड़बड़ी है। बिहार को लेकर के अलग अलग छवियां अलग अलग राज्यों में रहती हैं, तो उसने एक आज रिदम बना दिया कल बिहार और बीडी का, और उसके बाद जाहिर है कि आप देखिए कि ये विस्की में ब्रह्मा बसे और रम में बसे राम, और उसमें किसमें हनुमान बसे, और किसमें जो शंकर वाला दोहा है वो संसद में पढ़ने वाला व्यक्ति बीजेपी में जाकर के पाक साबुन मुद्दा नहीं बनता है। तो चूंकि बिहार का चुनाव था, नरेश गोयल ने पढ़ा था संभवतः, ये नरेश अग्रवाल ने, जी नरेश अग्रवाल, हाँ। विनय सर कुछ कह रहे हैं, आपने पूरे अग्रवाल का, हाँ, बिस्की में ब्रह्मा बसे, रम में बसे राम, और किसमें जानकी बसे टाइप जो भी था। तो गलती तो हो गई। हमारे किसी आउटसाइड पैनलिस्ट को याद होगा तो जिन में बसे जानकी, हाँ, जिन में बसे जान,
तो वो जो है, लेकिन देखिए वो आते तो होता है, सब चलता है, तो उसमें वो बैकलेस कर गया। अब तेजस्वी से पूछा जाएगा तो तेजस्वी उसको जस्टिफाई तो करेंगे नहीं, तो तेजस्वी ने भी कह दिया कि माफी मांग लेना चाहिए। और केरल कांग्रेस को भी ये हो गया कि चलिए ये गलती हो गई, तो उन्होंने माफी मांग ली। मुद्दा उससे बड़ा है जो आज आपके विषय में है। एनडीए भी आपने रखा है, एनडीए पर आइएगा तो मैं अपनी तरफ से छोटी टिप्पणी करके खत्म करूं। और वो ये मुद्दा उससे बड़ा ये है कि अभी आ गया कल से पितृपक्ष, और पितृपक्ष खत्म होते ही शुरू होगा दसईं। दसईं समझती हैं, जिसमें डायन सक्रिय हो जाती है। हालांकि वो स्त्री शक्ति की पूजा है तो उसमें कथा अलग है। तो ये सब दसईं उसईं में बड़ा अशुभ माना जाता है, पितृपक्ष में अशुभ माना जाता है। तो कोई सीट का बंटवारा आने वाले 22 तारीख तक नहीं होने वाला है। नहीं, 22 के बाद 10 दिन और, मतलब मान के चलिए 9वीं तक, यानी दशहरा बाद सीट का फाइनल बंटवारा होगा। तब तक ये एनडीए और इंडिया गठबंधन का संघर्ष चलेगा। चिंताजनक बात केरल का ट्वीट नहीं है, चिंताजनक बात है कि कांग्रेस पानी पिला देगी राजद को, और राजद तेजस्वी यादव में वो माहौल नहीं है जो हेमंत सोरेन के लिए माहौल था। हेमंत सोरेन एक बड़ा पत्थर लेकर के झारखंड निकाल ले गए, वैसी स्थिति क्या तेजस्वी यादव कर पाते हैं? क्योंकि अंतिम दिनों तक सीट शेयरिंग का मामला इंडिया गठबंधन में अटका रहेगा, वैसे ही जैसे महागठबंधन में भी, वो तो उसकी वजह है, सॉरी एनडीए में भी अटका रहेगा। तो चिंता का विषय कांग्रेस का वहां है, न कि ये सब चीजें। ट्वीट आ गया, ठीक है, कुछ लोग बात करते रहे। मनोरमा, जब आप और आगे बात करिए। जी ठीक है, शाकिब आपके पास आते हैं। और जो अगली हम लोग की जो जिस पे बात करना चाह रहे थे हम लोग, अगली खबर, हालांकि बीड़ी वाले मसले पे संक्षेप में एक दो लाइन में अगर आप कुछ कहना चाहें कि क्या सच में इस तरह का बिहार के अपमान की बात है इसमें? बिहार और बीड़ी दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। तो ये सच में मखौल उड़ाने के लिए बिहारियों का अपमान करने वाला बयान था ये, जो लिखा केरल कांग्रेस ने। और दूसरी जो है ये कि जो शीट शेयरिंग दोनों तरफ में आप देख रहे हैं, उसको लेकर के किस किस्म का जो है एक रणनीति या तनातनी या जो भी है वो किस दिशा में जाता हो आप देख रहे हैं? देखिए मनोरमा जी, संजीव भाई को, विनय भाई को और आपको सबको नमस्कार। बी से बीड़ी, बी से बिहार, बी से बीजेपी कर देते तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, है ना। बी से बीजेपी भी कर देते तो बीजेपी उसको अपने फेवर में कर लेती कि देखिए केरल वाले भी अब मान रहे हैं कि बी से बिहार होता है और बी से बीजेपी होती है, इसलिए बीजेपी बिहार के लिए जरूरी है। तो यहाँ वो चूक गए। लेकिन उसमें अच्छी बात ये हुई कि तेजस्वी यादव ने भी उसको क्रिटिसाइज किया, माफी भी मांगी गई। वो आईटी सेल का प्रमुख जो है केरल का, उसको हटा भी दिया गया, वो सब चीजें हो गई। ये सब चीजें जब हो जाती हैं तो फिर अब भाजपा के पास कुछ बचता नहीं है कि वो इसके लिए हो हल्ला करे, है ना। लेकिन सीट शेयरिंग की बात जहां तक है, सीट शेयरिंग मेरे हिसाब से महागठबंधन में बहुत स्मूथली होगा बनिस्बत एनडीए। क्योंकि देखिए अब मुकेश सहनी के भी सुर बदल गए हैं, आपने देखा होगा पहले वो। लेकिन कल परसों से एक खबर जो है सीट को लेकर कि कांग्रेस को पिछली बार जो सीट मिली थी उससे ज्यादा का उनका स्टेक जो है ये जताने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर एक असहजता, उसके बाद सीधे बीड़ी वाले बयान को लेकर के तेजस्वी यादव का स्टैंड जो कि कांग्रेस को ही मतलब अपॉलोजेटिक उसमें रखने का। तो ये क्या इसको लिंक किया जा सकता है? नहीं, देखिए ये संजीव भाई बोलते हैं ना चंडू खाने का गप, तो ये चंडू खाने का गप है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सीट शेयरिंग की बात जब होगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्राइमरी टारगेट ये है। कांग्रेस 2000, जैसे संजीव भाई कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2025 नहीं 2029 का टारगेट है, कांग्रेस के लिए भी मेरा अपना ये असेसमेंट है कि उसके लिए 2029 लक्ष्य है। इस बार ये जरूर है कि वो उन सीटों को पिक एंड चूज करेगी जहां उसकी विनेबिलिटी ज्यादा। जी इंडिया गठबंधन का एक नेता कहते हैं कि कांग्रेस का लक्ष्य 2034 है, आप तो 29 ही का। हाँ वो ठीक है, सबकी अपनी नहीं, मैं आपको एक ये बता रहा हूँ संजीव भाई कि देखिए इसमें कांग्रेस ये जरूर सोच रही है कि
जैसे कांग्रेस 2015 में 43 सीटों पर लड़ी थी और 27 सीटें जीती थी या 29 सीटें गालिबन जीती थी, और 20 में उसने 70 लड़ा और 19 जीती। तो इस बार कांग्रेस की यह है कि हम 55-60 लड़के 40 जीतते हैं, बजाय इसके कि 70 लड़के 80 लड़के हम 15 और 16 जीते। क्योंकि एक तो उसके पास संगठन नहीं है, ये बात तो कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा संगठन उनका खड़ा होना शुरू हुआ है, रिवाइवल संगठन का शुरू हुआ है। यहाँ सीट शेयरिंग को मैं स्मूथली इसलिए देख रहा हूं कि आपको मैं बता देता हूं कि देखिए जो मगध शाहाबाद का इलाका है जहां से अरुण कुमार आते हैं, कल अरुण कुमार की जदयू में ज्वाइनिंग होनी थी जिसको कैंसिल करवा दिया गया परसों। वहां से जगदीश शर्मा सांसद हुआ करते थे। जगदीश शर्मा को भी फिर से एनडीए के फोल्ड में लाने की कोशिश शुरू हुई, क्योंकि अब जगदीश शर्मा एनडीए के फोल्ड से बाहर हैं, 2 बार से उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो जगदीश शर्मा को भी एनडीए के फोल्ड में लाने की कोशिश हुई, लेकिन खबर ये आ रही है कि लालू यादव ने उनको अपने फोल्ड में ले लिया है और उनके बेटे के लिए घोसी की सीट फाइनल कर दी है कि आप घोसी से अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वा दीजिए आरजेडी के सिंबल पर। घोसी माले की सिटिंग सीट है, माले की सीट जीती हुई घोसी है। माले का उस पर स्टैंड ये है कि ठीक है, अगर हमको घोसी छोड़ना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, अगर वो आते हैं, गठबंधन का जनाधार बढ़ता है। घोसी माले का सिटिंग सीट है ना? हाँ, माले की सिटिंग सीट है, मुझे जहां तक जानकारी है। हाँ, चेक कर लीजिए, या शायद राजद की है, जो भी है, लेकिन वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए, राहुल के लिए, जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं, और वो स्विच करना चाहते हैं कहीं और। दूसरी तरफ देखिए कि ये इसमें सीटों को लेकर के यहाँ ज्यादा खींचतान चल रही है, डायलॉगबाजी भी इधर ज्यादा आपको दिखाई दे रही होगी। जीतन राम मांझी जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह दिया कि भाई हमको 20 सीट दे दे, और तो वो तो एकदम इसकी मुद्रा में है, मतलब इल्तजाई कैफियत में है कि हमको दे देते, अगर भाजपा को दलितों से इतना प्रेम है तो वो 20 सीट दे दे ताकि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए, हम लड़ लें। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम या तो 47 2015 वाला फॉर्मूला रहेगा या फिर 2020 वाला, उसके बीच में हमको एडजस्ट कीजिए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मेरा भी ये मानना है कि 4-5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा बहुत तो बहुत, लेकिन उसके ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा उन 4-5 सीटों पर वो जो उनको मिलेंगी वो अपनी पसंद की सीटें चाहेंगे। अभी जो ये कल उनकी रैली हुई है, वहां बरबीघा शेखपुरा साइड से काफी लोग आए थे। मगध शाहाबाद का इलाका तो है ही उनके लिए, काफी लोग हैं उधर उनके। वो उस इलाके में सीटें चाहेंगे कि जो भी सीट मिले हमको उस इलाके में मिले। वो सीमांचल नहीं जाना चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो आप हमको अररिया में कोई सीट दे दीजिए, ये जरूर है। तो सीटों का बंटवारा उधर ज्यादा स्मूथली होगा बनिस्बत एनडीए के। एनडीए में अभी बहुत जूतम पैजार, हालांकि कोई एनडीए से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर चले जाएंगे या मांझी जी एनडीए से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वहां जो है सीटों को लेकर के रार ज्यादा मचेगी। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बयान है वो श्रवण कुमार का बयान है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, है ना, और 115 सीट से नीचे हम जाएंगे नहीं। हाँ, सकेब आप सही कह रहे थे, घोसी उनकी तरफ है, मुझे लग रहा था आरजेडी की। नहीं, माले की सीट, मखदूमपुर आरजेडी की सीट। मनीष सिंह यादव वहां से जी, मनीष सिंह यादव एमएलए वहां से, रामबली। तो ये जी, तो ये है उसमें आपको अभी देखिए, जैसे एनडीए में ही मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रहलाद यादव जिनको फ्लोर टेस्ट के टाइम में विजय सिन्हा लेकर के आए थे कि हम आपको सूरजगढ़ा से भाजपा के टिकट देंगे, यहाँ ललन सिंह को लेकर के खींचमतानी हो रही है कि नहीं, हम सूरजगढ़ा से जो है, सूरजगढ़ा पिछली बार जदयू लड़ी थी, जदयू ही लड़ेगी, और कोई भी जो है लखीसराय के आतंक को हम टिकट नहीं देंगे। अब वहां विजय सिन्हा से उनकी वो खींचातानी चल रही है प्रहलाद यादव को लेकर के। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रहलाद यादव का हाल जो है मोए मोए हो गया है, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। अनंत सिंह तो सेटल हो जाएंगे, अनंत सिंह की पत्नी नहीं, अनंत सिंह खुद ही सेटल हो जाएंगे या उनके कोई बेटे सेटल हो जाएंगे, लेकिन चेतन आनंद को भी उधर जदयू या भाजपा भाव ज्यादा देने के मूड में है नहीं। और इनका प्रहलाद यादव का तो खैर फिलहाल तो कोई स्कोप बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये निर्दलीय लड़ जाए तो अलग बात है, आरजेडी भी इनको नहीं देगी और जदयू अपने वो जो
पिछला सीट जो जदयू लड़ी थी वहां से वो लड़ेगी, भले वो हार गई थी, पड़ा यादव आरजेडी से जीत गए थे, तो और ये सब चीजें यहाँ चल रही हैं। लेकिन उधर हमको लगता है सीटों का बंटवारा आसानी से, कोई सीट पर रार पेच नहीं फंसेगी। पप्पू यादव के हिसाब से भी 2-4 सीटें पप्पू यादव को भी दी जाएंगी, जो कि उनके करीबी समर्थक है, वो उनको अपना एडजस्ट करें। कई खबरों पे बात करनी है तो और आएंगे आपकी ओर। जी 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 संजीव भाई, बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी, अभी जो ये 2 सवाल जो मनोरमा ने छोड़ा है उसी पे आप अपनी बात कहिएगा। एक तो बीड़ी और ये बिहार, दूसरा जो ये प्रसंग है इंडिया का, ये नहीं वो तो मैंने छेड़ दिया था इंडिया, तो बीड़ी बिहार पे बताइएगा। और मेरी वाली भी टिप्पणी करिए कि मैं जो डिकोड कर रहा हूँ क्या आप सही कर पा रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा मेरे लिए बने हुए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। जी धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस के जो कल्चरल सेल के जो व्यक्ति हैं उन्होंने यूं ही गलती कर दी और बी का वो तुक मिला करके कर दिया। हालांकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमको पृष्ठभूमि में 2 बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो केरला में जो है बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ा एक इंडस्ट्री है और उसके बड़ा एक प्रेशर ग्रुप है। दूसरा, उसका पूरा एक्सपोर्ट बहुत होता है, वो सब फ्लेवर्ड बीड़ी का जो है अमेरिका में, और बीजेपी वहां। विनय जी, उन्होंने पूरा ये कहा कि बी से बीड़ी, बी से बिहार अब पाप नहीं रहे। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 40% का जो स्लैब है जीएसटी का, वो सिन वाली कैटेगरी में है, जिसमें सिगरेट, एरेटेड ड्रिंक, सिगार और ये सब आते। उसमें से बीड़ी अलग कर दिया गया, बीड़ी को कम किया गया टैक्स, 28% से 18% किया गया। वो 28 से 18 में जो है इसकी बड़ी भूमिका रही होगी कि बीड़ी जो है वहाँ एक संगठित उद्योग है और उसकी बड़ी लॉबी है, बड़े बड़े माने फिनांसर हैं, वो पॉलिटिक्स में उनकी दखल रही है। तो आर्म ट्विस्टिंग भी हो सकती है वो, क्योंकि जो गाली वाली जो थ्योरी जो है वो फेल होने के बाद बीजेपी को ऐसा कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। कांग्रेस में कई मौके पे ऐसे जो बयान जो है इंटरनली आते रहे जो हार्मफुल रहे, पर इस बार जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस बहुत अलर्ट है। देखिए, इससे पहले चिदम्बरम का बयान आया था तमिलनाडु के संदर्भ में कि 8 लाख बिहारियों को वहां पर, माइग्रेंट लेबर को वहां पे वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, ये यहाँ के जो है वोटर डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस बयान के तुरंत बाद उसकी रोकथाम, ठीक है ना। तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस बहुत, बल्कि स्टालिन ने भी जब बिहार में भी आकर बोला उन्होंने, तो इस बात को फिर से बोला, और जैसे मनीष कश्यप वाले मामले पे तुरंत एक्शन लिया गया था। हाँ, और एक बात ये कि इस बार जो है जो लोग आए महागठबंधन में, वो उनको इस बात का एहसास है कि बिहार की लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद हासिल करने की लड़ाई नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जहां से चीजें तय होगी कि चीजें किस दिशा में जाएगी। एक और बात आपने जो मैं सुनना चाह रही थी, आपने कहा इसको लेकर के कि अब जो 40% और 28%, 18% पे आया उसके साथ, तो लेकिन कांग्रेस इसको इस तरह से डिफेंड क्यों नहीं कर रही है? क्यों मतलब बैकफुट पर क्यों आना पड़ा तब, जबकि इसको एक्सप्लेन कर सकते थे ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है इसको। नहीं, ये बात जो है, ये तो उनका जो मीडिया सेल देख रहा है वो कितना अलर्ट है। और कई बार क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों की जो लोग ये देखते रहते हैं, इस्तीफा भी करा दिया, केरल वाले सोशल मीडिया प्रमुख का इस्तीफा भी करवा दिया। हाँ, वो तो बाद में डैमेज कंट्रोल के तहत करवा दिया गया, जब राजद भी नाराज हुई। और वो क्योंकि बहुत तुक नहीं मिलता है, बी से बीड़ी, बी से बिहार और सिंध, इसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और ना वो इतना भोला है कि उसको ये पता हो कि बिहार में अभी काफी हाई क्रिशेंडो पे है पॉलिटिकल एजिटेशन, जो पिच जो है, तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए।
क्योंकि वो बात जो है अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीछे से क्या आर्म ट्विस्टिंग है, क्या खेल है बीजेपी का, वो हम नहीं जान सकते, है ना। अच्छा, तो मैं एक संभावना, मैंने कहा कि वहां पे जो है जो फ्लेवर्ड बीड़ी का जो है यूएस बहुत बड़ा मार्केट है और केरल से ही वो ज्यादा है, और बीजेपी की केरल में जो है वो प्रसार की वो एक लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है वो वहां पर। तो वो एक हाँ हो सकती है। हाँ, तो दूसरी एक बात और जो हाँ, हाँ कुछ बोलिए। आप कहना चाहते हैं, नहीं, मैं दूसरी आपका जो सवाल, हाँ, संजीव जी ने एक और उपेंद्र कुशवाहा का कहा था, तो वो सही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की नजर बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, ना वो ना उनको इस बात का कोई भ्रम है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वो अपने लिए केंद्र में उनकी केंद्र की राजनीति में है और उसमें अभी काफी वक्त है। तो आपने जो कहा कि वो अपनी राजनीतिक जमीन बचाना चाहते हैं और अपनी इमेज भी साथ साथ, कि वो उनके ऊपर ये ठप्पा नहीं लगे कि वो जो है बहुत दगाबाज किस्म के पॉलिटिशियन है, आते जाते रहते हैं, वो सब से बचा करके वो अपने आप को एक सदा हुआ इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन जो काफी इस बात की फिक्र करता है कि राजनीति जो है एथिक्स पे चले, सोशल जस्टिस की जीत हो, भले हमारा कुछ नुकसान हो जाए। तो वो आपकी नजर मुझे वो सही लगती है। लेकिन इस बार जो सीट शेयरिंग की बात पर जहां तक मतलब बार्गेनिंग की बात जो है, मैं ये मान रहा हूं कि इस बार कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि बिहार की लड़ाई जो है वो अगर सिर्फ आप बिहार की गद्दी के हिसाब से लड़ते हैं तो आप जो बड़े परिदृश्य में बड़ी लड़ाई आप हार जाएंगे। तो इसलिए वो एडजस्टमेंट करेगी, क्योंकि ये मोमेंटम बनने का और टूटने का ही है। अगर इस बार बिहार विपक्ष हारता है तो उसके बाद उसकी हिम्मत बहुत टूटेगी। और देखिए, इसके बाद जो बंगाल में इलेक्शन है उससे कांग्रेस को बहुत स्पेस नहीं मिलेगा। इसके बाद जो तमिलनाडु में जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस को ताकत नहीं मिलेगी, उसमें डीएमके को ताकत मिलेगी, उसमें टीएमसी को ताकत मिलेगी। यहाँ जो है वो कांग्रेस को जो भी मिलेगा वो यहाँ से ताकत मिलेगी, क्योंकि उत्तर भारत से कांग्रेस का सिमटना जो है वो ज्यादा खतरनाक है। या राहुल गांधी का जो राजनीति है, जिस स्तर पे है उनकी राजनीति, उसको एक जो है बहुत बड़ा विस्तार बिहार जो है और वो भी अपना देख रहे हैं, इसीलिए केरल की सुरक्षित सीट से चुनाव जीतने के बाद वापस उन्होंने जो है उत्तर भारत का रुख किया है, क्योंकि उनको पता है कि चीजें तय उत्तर प्रदेश से होगी, है ना। मोदी जी भी गुजरात से अगर बनारस आए हैं तो, और जो बनारस आने की उनकी यही वजह रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो मिट्टी पलीद होने के बाद ही उनकी मिट्टी पलीद होनी शुरू हुई है। बिहार जो है, बिहार की जो राजनीतिक जमीन है, वहां आकर के उसमें जो उनका पहिया फंसा है उसको निकालने की बहुत जबरदस्त कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं गाली बाली वाले, ये रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो पहले लग रहा था कि राजद के पास में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, अचानक से आप देखिए कि राजद के जो रील्स आ रहे हैं, जो उनके प्रवक्ताओं जो तेवर हैं वो बहुत शार्प हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको जो इनपुट्स जो है और उनको रिसोर्स उपलब्ध कराए गए हैं और मुस्तैदी के साथ लड़ाई हो रही है। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस शायद समझेगी कि जो है ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसको क्या मंत्री पद मिलेगा, ये तय होना कि केंद्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी वो यहाँ से तय हो। ठीक है, मैंने एक दूसरी खबर पे बात करना चाहेंगे आपसे खास तौर पर, वो है जो अमेरिका और चाइना के बीच में फंसा हुआ क्या कंफ्यूज है भारत की विदेश नीति। आज तो खैर फिर मोदी जी जो गोदी मीडिया कहिए या जो वो सब आज वाहवाही लूट रहे, क्योंकि ट्रंप ने जो है वो ट्वीट किया, उसके बाद वापस फिर मोदी ने ट्वीट किया, तो क्या घुटनों पर ला दिया मोदी ने ट्रंप को, इस तरह की फिर से बातें चलने लगी हैं।
तो इस पूरे मसले को अगर आप देख रहे हो तो क्या है, ये पूरा पिछले 2 हफ्ते से जो है ये मतलब बना हुआ है सेंटर में। ये चीन की यात्रा की मोदी ने, और उसके बाद से फिर अमेरिका के साथ जो रहा वो, और आज फिर एक नया डेवलपमेंट ये दिख रहा है। मनोरमा, ये बड़ा मासूम सा छलावा है कि जो है मोदी जी ट्रंप को घुटनों पर ला सकते हैं। आप वो माने ये माने क्या कहे कि वो ऐसा ही वाला है कि जो है हमारे भार्गव ऋषि जो है पहले से ही अंतरिक्ष यान का फॉर्मूला दे चुके हैं, बट दे चुके तो आप मतलब देखिए, लेकिन मोदी और ट्रंप के बीच ऐसे महबूबा की तरह से दिखा जाए, तुम्ही से प्यार तुम्ही से अदावत, कुछ इसी तरह से चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, है ना। मैंने अगर आप बात बोल भी रहे तो कम से कम प्रोटोटाइप तो बना करके दिखाइए। क्यों अपनी मिट्टी पलीद कर रहे हैं और हिंदू मिथोलॉजी की भी मिट्टी पलीद कर रहे हैं? कुछ होमवर्क करके आइए। ऐसे मोदी जी कुछ होमवर्क कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के बिना पढ़े लिखे लोगों को दे रहे हैं कि वो जो है पूरी जनता को, भाई पूरी जनता जो है वो ये सोशल मीडिया देख करके राय नहीं बनाती। कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं। देखिए, हम जो चाइना गए हैं वहां हम लेके क्या आए ये आप देखिए। पहली बात तो ये कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया किस लिए गया था? वो हमारे लिए आपने खास तौर पर आज जैसे आज किस बयान का क्या ट्वीट किया, जो कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहा है ट्रंप ने, और मोदी ने उसका जवाब दिया कि डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. तो ये चाइना से आने के, चीन से आने के बाद इन दोनों का इसके पहले हाँ दिख रहा है। ये थोड़ी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है। और इसके पहले जो उनका बयान था कि वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू द डार्केस्ट चाइना, है ना, उसका ये है। लेकिन इसमें मोदी जी का कुछ हासिल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि चाइना ने ये नहीं कहा कि हम आपके मित्र हैं। चाइना ने सिर्फ ये कहा कि वी आर डेवलपमेंटल पार्टनर एंड यू कैन चेंज पार्टनर एनी टाइम। दूसरी बात ये कि उन्होंने हमको दिया क्या है, उसमें आप देख लीजिए कि वो जो एससीओ बनाया गया था, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में जो पहले से ही सेंट्रल एशिया एक बड़ा कॉन्टेस्टेड स्पेस रहा है ब्रिटेन और रूस के बीच में आजादी से पहले भी। और चीन का वहां पे ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी देखिएगा। जब रोल चेंज हुआ है तो अब ये रोल जो है चाइना, रशिया और यूएस का हो गया। अब अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए चाइना ने एससीओ बनाया, क्योंकि आप हमारे फोल्ड में आओ, हम अपनों को। फिर वो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, उसमें इंडिया का कोई बहुत दखल नहीं है, है ना। तो आप तब गए जब आप उससे पिछड़ रहे थे कि वो चीजें आपके हाथ से निकल रही, क्योंकि सेंट्रल एशिया वो रास्ता है जहां से होकर के बहुत सारे ट्रेड रूट जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी है वहां पे, बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चाइना जो है आपको बुलाया तो है, आप गए कि रशिया के भरोसे, कि रशिया जो है हमको जो है वो चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैलेंस कर देगा। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि रशिया आज चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, चाइना रशिया के ऊपर कम डिपेंडेंट है। क्योंकि रशिया जो है जिस तरह से लड़ाई में उलझा हुआ है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको हथियार की सप्लाई की जरूरत है लगातार। और एक बात हमको और गौर करके रखनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे रशिया के भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तमाम आइलैंड है जहां पे रशिया और चाइना के बीच में विवाद है जी। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि रशिया जो है जब हमारे और चाइना के बीच में चुनने का वक्त आएगा, तो हम चाहे लोगों को भले बताते रहे कि हमको जी S-400 दे दिया, चाइना को नहीं दिया, हमको S-500 दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है। जब चुनने का वक्त आएगा तो 62 के समय में भी रशिया ने कहा था कि इंडिया हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है।
चीन के साथ रूस की बहुत बड़ी लंबी सीमा लगती है, और साइबेरिया वाला जो पूरा इलाका है उसका ग्रोथ, हाँ बिल्कुल, उसका पूरा ग्रोथ जो है वो चीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। वो वहां सारे चीन के लोग जाकर के काम करते, सारा व्यापार वहां चीन के जरिए होता है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और हमारी जो विदेश नीति है वो बुरी तरह से असफल हुई। पहले हमको लगा कि जो है चीन के साथ प्रतिद्वंदिता में अमेरिका जो है हमारे हितों को प्राथमिकता देगा, अमेरिका ने कोई प्राथमिकता नहीं दी। ये बात लोग भूल जाते हैं कि चीन का विश्व शक्ति के रूप में जो उदय हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है जी। हेनरी किसिंजर के बाद अमेरिका की आगे आगे मोदी या फिर जो है जो इस तरह से अभी गुण गाया जा रहा है वो तब मायने रखता है कि जब टैरिफ के मामले पर वो पीछे हटते हैं, या नहीं तो अगर टैरिफ के मामले पे पीछे नहीं हटते तो फिर क्या हासिल रहा। अमेरिका टैरिफ के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो हमने वही कहा। आगे फिर आते हैं तो लौट कर फिर बात करेंगे, संजीव जी के पास फिर वापस आते हैं और थोड़ा सा जो है चिराग और मांझी में जो चल रहा है उस पर थोड़ा बात करते हैं, और ये भी कि तेजस्वी और नीतीश, इन दोनों की चुनौतियां, दोनों ही एक गठबंधन का हिस्सा, एक मतलब कि अलायंस का हिस्सा है, इसके बावजूद भी ये दोनों ज्यादा क्यों घिरने की बात इनके ज्यादा आ रही है। संजीव जी, सवाल तो आपने चिराग और मांझी जी पूछा, दूसरा क्या पूछा? दूसरा कि मतलब तेजस्वी और नीतीश, उनके ज्यादा जो है ज्यादा चुनौतीपूर्ण बिहार उनके लिए ज्यादा क्यों रहेगा, जबकि दोनों ही ये पूरे अलायंस के लिए, उनका अपना अलायंस, इनका अपना अलायंस, लेकिन उनकी चुनौतियां ज्यादा बड़ी क्यों हो रही हैं या दिख रही हैं? जी देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की कुछ सीटें भी टकराती हैं। उपचुनाव भी एक उसमें एक अभी लेटेस्ट यदि कोई प्रसंग देखिएगा तो उपचुनाव के दौरान चिराग पासवान ने दूरी बनाए रखी थी। जीतन राम मांझी जब लड़ रहे थे, घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहू लड़ी वहां से। तो ये एक राइवलरी का लेटेस्ट प्रसंग है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां इवन मैंने कई बार यहाँ बताया है कि जो जमुई का लोकसभा सीट है उस पर भी जीतन राम मांझी की नजर थी और उस पर दावेदारी थी उनकी संख्या के आधार पे, वहाँ के मुसहरों, वहाँ पर लोकसभा में मुसहरों की संख्या के आधार पे, जबकि वो सीट चली गई इनके खाते में, चिराग पासवान के खाते में। तो एक तो ये, दूसरा कॉमन स्पेस का भी प्रसंग है, और कॉमन स्पेस तो यही होगा, अंततः सीटों में गिनिएगा देखिएगा तो आपको ये चीजें दिखेंगी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो ये है कि जीतन राम मांझी को ऐसा पुश भी किया जा रहा है किसी फैक्शन से, चाहे वो जदयू के द्वारा किया जा रहा हो या बीजेपी के द्वारा किया जा रहा हो, ताकि चिराग पासवान को बोनसाई बना करके, डाउनसाइज करके, कटसाइज करके उनको रखा जा सके। चिराग पासवान ये जरूर है, वो 43 से 137 135 की बात जो है वो अपने आप में वो एक ऐसी दिया गया शिगुफा है उनके पार्टी की तरफ से, वैसा होने नहीं जा रहा है। 20 से 25 सीटों पर समझौता होगा। अच्छा, इसमें संजीव जी एक नया अपडेट आ रहा है कि अभी तेजस्वी के घर में मतलब महागठबंधन की बैठक हुई, तो उस बैठक में पशुपति पारस जो है उनकी रालोजपा वो भी जो है महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। उसमें ये भी जेएमएम भी जो है वो भी अब साथ आ गया है, तो वो भी, ये दोनों सब महागठबंधन का हिस्सा होंगे। तो एक नया अपडेट है, इसको भी आप ये पुरानी खबर है मनोरमा जी, ये पुरानी खबर है, उन्होंने ये पुरानी खबर है, आज वो शामिल हुए विधिवत, लेकिन रालोजपा पारस पहले कह चुके हैं कि हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लेकिन अभी जो बैठक हुई 2 घंटे पहले, हाँ, उसमें शामिल हुए हैं, वो शामिल हुए हैं, और मतलब ये औपचारिक ऐलान जिसको कहते हैं, ये बात तो पहले से थी कि वो साथ में होंगे, ये बात तो है। हाँ, तो जेएमएम, देखिए जेएमएम को सीटें देनी होंगी, 2-3 सीटें ये लोग देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रालोजपा का भी बहुत ज्यादा श्रेय नहीं होगा, अपने बेटे के लिए चिंतित होंगे, प्रिंस के लिए, अपने भतीजे के लिए चिंतित होंगे। तो 2-3-4 सीटों का मामला इनका भी, वो रालोजपा का भी होगा। ये दोनों प्रसंग जो सकेबकार है, महागठबंधन
का एक स्वरूप तो इन दोनों के साथ 1-2 महीने पहले उभरने लगा था और आज उनकी बैठक हुई है। तो ये है, ये सब देखिए मनोरमा हम लोग और कई बार बात करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि पितृपक्ष और दशई, इस बीच में सीटों का कोई फाइनलाइजेशन नहीं होने जा रहा। सीट फाइनल होने की तरफ, और मुझे डर ये है कि देखिए एनडीए की सीटें या तो चिराग बाहर जाएंगे या रहेंगे, ज्यादा संभावना रहने की है। उपेंद्र कुशवाहा हमने डिकोड कर दिया। जीतन राम मांझी हार्ड बार्गेनर हैं, और वो मैं फिर आज जो दर्शक सुन रहे हैं उनको सुना देता हूँ उनकी उनसे लंबी बातचीत जो अभी तक हम मार्केट में नहीं ला पाए, छपी हुई है हमारे यहाँ से, तो उनकी एक कहानी सुना देता हूँ। वही कहानी उनकी राजनीति, और वो ये है कि उनके जहाँ उनके पिताजी मजदूर थे बंधुआ, और ये भी काफी लंबे दौर तक वहां रहे, तो उस परिवार ने उनको एक जमीन दे रखी थी जहां वो घर बना रखे थे। सबसे पहले मांझी जी की ताकत के बारे में बता दूं। मांझी जी की ताकत यह है कि वो परिवार आज उनके यहाँ बैठता है, उनसे काम भी लेता है, और जो परिवार उनको एक तरह से आप समझिए कि जिसका बचपन से जो बीता हो वहां, तो वो अब उनके प्रति सरेंडर्ड है। तो ये एक ताकत है, ये लोकतंत्र की भी ताकत है, मांझी जी की भी ताकत है। तो वो वहां पे जब वो स्कूल से आए, कॉलेज के दिन थे शायद, या थोड़ा सा हाई स्कूल के लास्ट का दिन था, तो जब वो आए तो पता चला कि उनके पिताजी काफी घर में रो रहे हैं और सामान पैक किया जा रहा है। वो इलाका छोड़ने की बात हो रही है, वो जो जमींदार है उनके घर को भी छोड़ने की बात हो रही है, भूमियार जमींदार। तो मांझी जी को जब पता चला कि उनका जो घर है वो घर गिराने के लिए और हटाने को नहीं, उनके पिताजी एक छोटी सी झोपड़ी और उसमें एक्सटेंड करना चाहते थे, क्योंकि मांझी जी की भी शादी हो गई थी, तो लोग रहे कहाँ, एक्सटेंडेड परिवार, इसलिए वो बनाना चाहते थे। तो वो परिवार आकर के उनको हड़का के गाली गलौज करके चला गया था, जो जमींदार परिवार था। मांझी जी उठकर गए, जमींदार परिवार का जो मुख्य कर्ता धर्ता था उसके पास बैठे, और बैठने के बाद कहा कि मालिक ये बताइए, मगही में बताते हैं कि मालिक ये बताब कि जब हमनी के घर न रहत, हमारे पास घर नहीं होगा, और हम आपके बनिहार, हम तो हर बनिहार ही, तो हम आपके बनिहार हैं और हमारे पास घर नहीं होगा, तो बेइज्जती किसकी होगी? वो जो भाषा है ना कि हमको भाई नेशनल बनना है, वो भाषा भी वहीं से आ रहा है। जो चीजें बचपन, व्यक्तित्व भी तो ऐसे गढ़ा जाता है और हासिल करता है लोग। तो बेइज्जती के कर होते हैं, ये वो घर बना ही लेवे वो कोठरी, तो से कोई दिक्कत है? परिवार बढ़ गए, हमरो परिवार, हमरो कन्या है, वो बात कर गए, और बाजप्ता जमींदार ने वो घर बनाने दिया। जो पिता गाली खा करके वहां रो रहे थे, ये जाके बार्गेन करके लाए, और मांझी जी बताते हैं कि न सिर्फ घर बना बल्कि दलान भी बना, और वो 2-3 कोठरी बनी, क्योंकि भाई की भी शादी का, भाई उनके इंस्पेक्टर थे और भी। तो ये है मसला, ये पूरे राजनीति में उनका पैटर्न है, आज भी पैटर्न है। तो वहां जो सकेब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। यहां भी सेटलमेंट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुकेश सहनी भी कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन बात अंतिम तक जाएगी झारखंड की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि सच में कांग्रेस न 29 सोच रही है न 25 सोच रही है, वो 34 सोच रही है। इसलिए जितनी जल्दी, क्योंकि मामला कहां फंस रहा है, हम लोग बात कहीं और कर रहे हैं, फंस कहां रहा है? अभी तो घोसी भी बता दिया सकेब। तो घोसी पे यदि कांग्रेस की दावेदारी हो जाएगी, तो माले ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो छोड़ दे। माले अपना लोभ बढ़ाना चाह रहा है। देखिए हम लोगों ने दीपांकर जी पे बात किया, जित द्विवेदी जी से, वो आना चाह रहे हैं, मंत्री बनाना चाह रहे हैं, और उनकी अब दावेदारी है कि हम 18 जिलों में लड़े। संजीव जी, क्या आप ये भी नहीं देख रहे कि जब इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं में ट्यूनिंग अच्छी दिख रही है, तो मतलब एक होता है ना कि जब ट्यूनिंग अच्छी होती है तो लोग लिहाज में बहुत सारा चीज करते हैं, 2 सीट ज्यादा भी मिल गया, कम भी मिल गया, तो मतलब ऐसे एडजस्ट करके चलते हैं। जब नॉर्मल हम लोग आपस में कोई ग्रुप बनाते हैं तो ऐसे होता है, तो क्या राजनीति में ऐसे नहीं होता है? क्योंकि अभी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी दिख रही है। होगी कैसे? देखिए राजनीति होगी कैसे? राजनीति, हम आप सीट गिन रहे हैं ना, इसलिए आप समझ पा रहे, इतना आसान है। हम संख्या गिन रहे हैं, वहां सीटों पर बात होती है। वहां सीट पे बात होती है कि घोसी जगदीश शर्मा का इलाका था, जगदीश शर्मा कांग्रेस में थे, फिर राजद में भी शायद बीच में आए थे, उनके बेटे का पुनर्वास कराना है, भूमिहारों का इलाका है। माले कहेगी हमारा सिटिंग ये है, हमारा गरीबों का हमारा वॉइस है, वहां से यादव उम्मीदवार हैं,
वहां से जीते हुए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तो और जबकि दीपांकर ने ये बात कहा है कि जहां जहां माले मतलब खड़ी हुई है और वहां पर बाकी आरजेडी और कांग्रेस को भी उनका वोट आधार बढ़ा है, उनकी पोजीशनिंग अच्छी रही है, तो इसलिए वो 12 जिला में शायद मतलब ज्यादा जिलों की मांग कर रहे हैं कि उनके अगर कैंडिडेट हो तो गठबंधन के हिस्से में वो आएगा या उसको मजबूत करेगा। मैं सुन रही थी उनका इंटरव्यू, तो ये सारी चीजें वो स्पष्ट कर रहे थे दीपांकर। बिल्कुल, तो उसमें मनोरमा फंसना यहाँ है, देखिए कितनी भी अच्छी बात हो, लेकिन फंसना इसलिए है कि मुकेश सहनी, कांग्रेस, माले की कुछ सीटें, सीपीआई सीपीएम, इनकी सीटें टकरा रही हैं। और दूसरा कि सत्ता का कोई फोर्स नहीं है कांग्रेस के पास, जो बीजेपी के पास एड ऑन है और नीतीश जी के पास एड ऑन है। वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, चुप करा सकते हैं, वो कुछ देने की बात कर सकते हैं, किसी को राज्यसभा सेट कर सकते हैं, किसी को मंत्रिमंडल में ले जा सकते हैं, वो सब है उनके पास। यहाँ ये है नहीं, तो यहाँ तो सीट ही सीट है ना जो इस पे बात होनी है, तो ये होना है। ठीक है, यही दो सवाल थे ना। ठीक, हाँ। और एक सवाल और था कि नीतीश और तेजस्वी का, हाँ बिल्कुल यही इस चुनाव का मुख्य थ्रस्ट है, और वो ये है कि नीतीश जी के भी सामने समस्या होने वाली आने वाले दिनों में। यदि इसी के साथ में संजीव जी, इसी के साथ एलआर भारती की एक टिप्पणी को मैं लेने को कह रही हूँ कि ज्यादा चुनौतीपूर्ण नीतीश और तेजस्वी के लिए क्यों है, तो एलआर भारती उसमें लिख रहे हैं कि ये ट्रैप में फंस चुके हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इसको भी ले लीजिए आप। ये तो मैंने क्लियर कर दिया, अभी ट्रैप में है वो इमेज ट्रैप में है, कॉन्फिडेंस लैकिंग है अभी। और हालांकि उन्होंने 10 सवाल जो छोड़े हैं आज बीजेपी से, वो कल परसों उस पर बात करिएगा, अभी मैं देख रहा था, तो वो एक तरह से मुद्दे हैं वहाँ, वो मुद्दों पे वापसी का मामला कह सकते हैं, उसको लेके कैसे जाते हैं, लेकिन वो एक इमेज बार में फंसे हैं वहाँ, तो ट्रैप तो हैं, वहां से निकल भी सकते हैं, क्योंकि वहां लालू जी अभी हैं बैठे हुए, और वो जब सीट शेयरिंग पे बैठेंगे तो ठीक है, मनोज झा और संजय यादव जैसे नए लोगों की बात रहेगी, लेकिन लालू जी हैं। लालू जी यदि जगदीश शर्मा के बेटे को लेके बैटिंग करके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि माले को समझा भी ले जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां उनका होना, वो अभी आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं मनोरमा, तो स्टेट पे तो निश्चित तौर पे नीतीश जी का भी ये है और तेजस्वी का भी है। तेजस्वी इस बार चुकेंगे तो बिहार की राजनीति से चुक जाएंगे इन द सेंस कि उनके सामने तकलीफें बढ़ जाएंगी, और सबसे बड़ी तकलीफ यादव आकांक्षा है, यादव उद्योगपति हैं, यादव ठेकेदार हैं, यादव, क्योंकि उनको तो सत्ता का संरक्षण चाहिए ना, और उनकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसमें आना है, तो इसलिए वो उनके लिए दिक्कत है। और अच्छी सीटें लेके नीतीश जी यदि नहीं आ पाए तो पोस्ट इलेक्शन उनके लिए समस्या हो सकती है। ईश्वर उनको अच्छे, मैंने ईश्वर को मैं नहीं मानता, ईश्वर को हटा लीजिएगा, मतलब उनको अच्छी सेहत बरकत करे प्रकृति, ये चुनाव के पहले जरूरी है, और अच्छी सीटें दिलवा दें बीजेपी से ज्यादा, ये चुनाव के बाद जरूरी है। मनोरमा जी, तो साकेब के पास पहले एक हिस्सा लेकर जाते हैं आपके सवाल से, और बाद में उनके लिए एक अलग सवाल भी है मेरे पास, निर्दलीय जो उम्मीदवारों की बात हमने की थी शुरू में। एक तो ये कि नीतीश कुमार बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, ये जो तमाम योजनाएं सब कुछ, क्या वो मतलब इन चुनौतियों का एहसास हम इसमें देख सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हम इसमें देख सकते हैं, जिस तरह से वो योजना पे योजना लाए जा रहे हैं, और नौकरी, बेरोजगारी और इस तरह के जो है तमाम चीजों को खास तौर पर एड्रेस कर रहे हैं। एक 10,000 रुपया, अब तो ये भी हो गया कि अब आपसे कारण भी नहीं पूछा जाएगा, कि 10,000 रुपया पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि आप अपने तरह का काम, यही बोला है ना, तो अपने तरह का काम को एक्सप्लेन करना भी बाद की बात हो जाएगी, पहले पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसको इतना इजी बनाने की बात भी देख रही हूँ मैं अखबारों में, तो ये बात भी है। तो ये आप इसको देख रहे हैं, उस चुनौती से निपटने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, और ये सब कुछ उसी का नतीजा है, क्योंकि आमतौर पर वो इलेक्शन के टाइम पर ये सब चीज नहीं करते थे, वो उनका अपना रिपोर्ट कार्ड होता था जिसपे वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार क्या ये अलग है? देखिए मनोरमा जी, 20 सालों में नीतीश जी को पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है जब वो बैक टू बैक एकदम 11th आवर में योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। पैसा बढ़ा दिया, मानदेय 400 रुपया से वृद्धा पेंशन बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया,
वार्ड पार्षद लोग हल्ला हंगामा करता है तो उसके लिए भी कुछ करने जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए वाली जो बात आप कर रही हैं, 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया, लेकिन ये चीजें आ कहां से रही? ये आइडियाज आखिर पहले क्यों नहीं आए? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट कर दिया, क्योंकि ये सरकार में अभी संजीव भाई अभी कह रहे थे ना कि उनके पास चीजें अभी करने को है। वो किसी को मंत्री बना देंगे, किसी को आयोग का सदस्य बना देंगे, सामने वाले के पास कुछ नहीं है सिवाय सीट के। तो उनके पास अभी शक्ति है। विजेंद्र यादव से कहा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, पैसा है, चलो ठीक है 10-10 हजार रुपया बांट दो, 2 महीने बांटो, अक्टूबर नवंबर के बाद नहीं बांटेंगे, फिर कुछ कारण बता देंगे, फिर स्क्रूटनी कर देंगे। महाराष्ट्र में देखा है ना, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, लाडली बहना योजना में भी अब वो हो रहा है, क्राइटेरिया होगा, देखा जाएगा, जांचा जाएगा, सब चीजें चलने लगी। चुनाव तक तो कुछ नहीं होता है, चुनाव के बाद फ्री बीज जो है मामला वो फंस जाता है जाकर के। अब देखिए ना वो दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, बिजली बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, सब खत्म हो गया जो केजरीवाल ने शुरू किया था। ये कितना परमानेंट है, इतना लंबा ये चलेगा, असल सवाल ये या सिर्फ ये चुनाव के लिए किया जा रहा है। आज नीतीश जी जगदीशपुर में जाके एक उम्मीदवार का भी ऐलान कराए हैं। जगदीशपुर में भाषण देके वो अपने उम्मीदवार को बोल दे कि इसी को भेज रहे हैं, टिकट देके जिताइएगा ना। तो ये अब जो है, कल उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा कि पार्टी का जो है वो कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, हस्तांतरण कीजिए नेतृत्व को, नहीं तो देर हो जाएगी, उससे अब उस पूरे उपेंद्र कुशवाहा की उस बात को काटने के लिए अब नीतीश जी को मार्केट में लाया गया है। नहीं तो आप नीतीश जी को बता दिए कि इंडिविजुअली नीतीश जी 6 महीने से कहां जा रहे थे सिवाय मोदी की सभाओं में। आज उनको लेकर के आया गया है जगदीशपुर में कि चलिए अब आप जगदीशपुर में चुनाव की सभा को संबोधित कीजिए। अब इन्होंने आज अकेले शुरू किया है फील्डिंग करना। तो अब देखिए कि वो, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगी तो वो बिल्कुल सहज नहीं है। वो अंड बंड कुछ बोले जा रहे हैं। पहले कुछ था जी कांग्रेस वाला सब गड़बड़ करता था, ये था वो था, 2005 से पहले क्या था, सब हम कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर। कल वो वहां भी चले गए, खानका मुजीबिया भी चले गए, फुलवारी शरीफ, वहां जाके टोपी वोपी भी पहन आए। अभी वो टोपी को मना करके आए थे, उसको भी कितना बड़ा मुद्दा बनाया लोगों ने कि टोपी नहीं पहना नीतीश जी ने। मदरसा वालों का प्रोग्राम था, कल गए वहां, चादर भी चढ़ा दिया, टोपी भी पहन लिया, सब कुछ कर लिया जी। संजीव भाई बिल्कुल सही कह रहे कि तेजस्वी यादव इस बार चूकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इस बार तेजस्वी चूकेंगे तो फिर वो 2-3 दशक के लिए चूक जाएंगे, फिर वो कब वापिस आएंगे जी। एक और दूसरा सवाल भी, उस पर भी थोड़ी सी बात कर ले, समय कम है हमारे पास, फिर विनय के पास भी हमें आना है टिप्पणी के लिए। वो ये कि निर्दलीय उम्मीदवार क्यों लगातार जो है उनकी भूमिका, एक वक्त में 2005 के इलेक्शन के समय में 17 विधायक चुन करके आते हैं और अभी 2020 तक आते आते उनकी संख्या 1 हो जाती है। उसके पहले भी जो चुने जाते हैं वो या तो किसी न किसी पार्टी में दो। तो और एक टाइम पे जब होता कर्पूरी ठाकुर वर्सेस महामाया सिन्हा का हुआ, महामाया प्रसाद, केबी साहा शायद वो थे जो निर्दलीय उन्होंने हराया था केबी साहा को, या मतलब इन दोनों के बीच का कोई एक है जो निर्दलीय हराने के बाद उनको मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ना बना करके उनको, जबकि उस वक्त कर्पूरी ठाकुर का बनना ज्यादा वो था। तो ये मतलब इस स्तर तक निर्दलीय उम्मीदवार पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया है और मुख्यमंत्री बने। और अभी तो ये भी एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में है कि अब निर्दलीय किसी, और तो फिर ये आम आदमी या एक सामान्य व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने की पूरी संभावना भी, अगर किसी पार्टी से आपका अफिलिएशन नहीं होता तो आप चुनाव लड़ने के बिल्कुल उसमें नहीं हो सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि मतलब मुश्किल हो रहा है किसी भी, जब तक आप पार्टी के साथ ना जुड़े। और एक पार्टी के साथ टिकट मिलना, ये सब कितना बड़ा जंग जीतने जैसा है किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो पॉलिटिक्स में आने की ख्वाहिश रखता हो और इसमें आगे बढ़ना चाहता हो। नहीं देखिए, असल में थोड़ा सा और ट्रेंड बदल गया है निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर के, कि लोग निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताते थे इसलिए कि वो उनके सवालों को एड्रेस करेगा। मतलब निर्दलीय उम्मीदवार को लोग इसलिए वोट देते थे कि ना वो सत्ता के साथ होते थे ना वो विपक्ष के साथ होते थे, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती थी, उनको लगता था ये जाके मेरी बात करेगा। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि निर्दलीय उम्मीदवार जो भी जीत के आने लगे वो जाके सत्ता के साथ सट के मंत्रालय लेने लगे। तो अब जनता को ये लगता है कि इसको जिता भी देंगे तो ये तो चला जाएगा, जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाके मंत्री बन जाएगा, तो जिसकी सरकार बनने की चांसेस है हम उसी को क्यों नहीं जिता के भेज देते हैं। ये एक बड़ा, ये आप इसको आप कह सकती है कि ये सोच हो सकती है, ये मानसिकता हो सकती है।
मनोरमा को करेक्ट कर दूं, बाद में फिर दर्शक नहीं सुन पाएंगे। वो कर्पूरी ठाकुर को नहीं हराया था, वो हराया था केपी साहब। नहीं, कर्पूरी ठाकुर को हराने की नहीं, मतलब उस वक्त कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी, बदले में उन्हें बनाया गया था, उस निर्दलीय महामाया, हाँ उनको बनाया गया था। मैं ये बात कह रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही थी। हाँ, केबी साय और महामाया प्रसाद, इन दोनों अभी देखिए ना, वो नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह निर्दलीय जीते चकाई से और जाके जदयू में सरकार में शामिल हो गए, जाके मंत्री बन गए। तो अब लोग उनको क्यों जिताएगा निर्दलीय? अब वो जदयू के उम्मीदवार को ही किसी को जिता के डायरेक्ट भेज देगा। निर्दलीय से लोगों की ये उम्मीद होती थी ना कि ये हमारे काम की बात करेगा, ये बार्गेन करके लाएगा, हमारे लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाएगा। लेकिन अब बाद में निर्दलियों का ट्रेंड हो गया कि वो जीत तो जाते हैं निर्दलीय, और उसके बाद जाके वो सरकार के साथ मंत्रालय ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो, यानी कि ये दोनों तरफ की बात हो गई। एक तो जिस उम्मीद से जनता ने भी, अब जनता ने भी मन बना लिया है कि निर्दलीय उनके हक में बहुत ज्यादा खड़े नहीं होते, या उनकी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं होते, तो ये एक बड़ी बात है, ये चीज भी है। लेकिन जो भी हो, निर्दलियों का स्पेस खत्म होना मतलब किसी वैसे व्यक्ति के लिए राजनीति में अपनी जगह बनाना मतलब मुश्किल तो कर रहा है, जो किसी पार्टी के साथ, जिसके लिए आना मुश्किल है, या जिसको पार्टी में जगह नहीं मिलेगी, इस तरह की बात जो है वो। मैं बसपा से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। बसपा वाले टिकट लेके रोज आ रहे हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष और बसपा के प्रभारी जो है वो डेली फोन करते हैं, एक बार शकीब भाई आप हाँ कर दीजिए जी। लेकिन मैं हाथ जोड़े हुआ उनसे कि ना भाई, मेरे पास विधानसभा चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, और वो भी बसपा जैसी पार्टी से हम नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, मैंने एक छोटी सी टिप्पणी करी। मैं संजीव जी से, चूंकि मिसोजिनी पे हमने बात की थी, तो मैं उस पर 2 लाइन संजीव जी से जरूर बात करना चाहूंगी। इसलिए आप जो है, एक तेजस्वी का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर किसी की टिप्पणी भी है कि तेजस्वी जो है अपने भांजे के साथ मिलकर के डांस ना करे, गंभीर हो जाए। आप कैसे इसके, क्या, हालांकि मैंने भी शेयर किया था और मैंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है। अच्छा, डांस वाले बात पर उपेंद्र कुशवाहा की टिप्पणी है कि कोई गंगा किनारे डांस करने से मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तभी बोले हैं। तो हाँ, तो ये इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैंने निजी तौर पर मैंने इसको देखा कि ठीक है, एक सहज मुख्यमंत्री, क्या आप कनाडा के मुख्यमंत्री देखा? मैं भी उसको ऐसे ही देखता हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मलाइज करता हूँ उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। न्यूजीलैंड के मुख्यमंत्री, उसकी अपनी एक निजी जिंदगी है। हमने एक मातृत्व वाला देखा ना, कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, सदन में बात करते और अपना जो है वक्तव्य पेश कर रही है, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तेज प्रताप ने भी इसकी आलोचना की और कहा कि डांस करने से ज्यादा जरूरी है बाढ़ में डूब रहे लोगों के बीच जाना। जी नहीं, देखिए इसमें जो ये है कि आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि लीडर्स के बीच में इस बात का चलन बढ़ा है कि वो अपने आप को आम लोगों की तरह सहज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी जो राजनीति जो है, वो राजनीति अब धीरे धीरे जो हमारे आज़ादी आंदोलन वाली जो नेताओं की छवि के दायरे से बाहर निकली है ना। तो ये जो उनकी जो वीडियो आई है, वो कहीं ना कहीं जो एक यंग, जिसको जेन जी बोलते हैं, उनके साथ कनेक्ट का मामला इसमें। जेन जी से हम लोग जेन जी वाले हैं ना, हम लोग हैं 90, सॉरी उसके 80 से पहले वाले जो, जेन जी, जो नेक्स्ट, जो हमारे बाद वाली जो जनरेशन जो है, जो ज्यादा इस तरह के इसमें ये है, जिनको ये लग रहा है कि हमारा एक्सेस भी जो है नेताओं के साथ, तो इसमें मैं कोई बहुत बुरा नहीं, ये अपना अपना नजरिया है। आप कहाँ खड़े हैं और किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो दिखलाता है इसमें। और ये तेजस्वी यादव को कहीं कमजोर नहीं करता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अलग जगह खड़े हैं, अलग तरह की राजनीति करते, तो वो एक बयान उनका वो ठीक है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी जो है बाढ़ वाले इलाके में नहीं जा रहे हैं या नहीं जाएंगे, वो है। इसको बहुत कॉन्फ्लिक्ट में नहीं मानता। लेकिन एक चीज है कि मनोरमा, जो विनय जी कहते हैं, ये इमेज परसेप्शन का जो संघर्ष है, इतना भी इजी मामला नहीं है कि तेजस्वी यादव थक गए थे यात्रा के बाद, उसके बाद वो चले गए मैरिन ड्राइव पे और पारिवारिक तस्वीर आ गई, वो वीडियो चला दिया।
इतना इजी नहीं है। वो पूरा ऐसा है, वो छवि बिल्डिंग का भी प्रयास है और वो बाज़ाब्ता बनाया गया, बाज़ाब्ता तैयारी की बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छवि संजीव जी उसमें आप ये देखिए कि बकायदा उनका जो भांजा है तेजस्वी का, वो बकायदा वो जो नए लड़कों का जो वो ड्रेस होता है, उसका हेयर स्टाइल देखिए आप, बाकी लोग शॉर्ट्स पहन करके गए और 2-3 लोग सीख किए हैं वो। हम लोग जेन एक्स हैं और जेन जी। हाँ, इतना आसान नहीं है मनोज, इतना आसान नहीं है कि वो सिर्फ इतना भर हो गया। तो एक छवि ये है, दूसरी छवि ये है, ये भी चला है कल से। लेकिन जो विनय जी कहते हैं, मैं उसकी बात अब कहना चाह रहा हूँ, विनय जी की वो बात नहीं, ये बात विनय जी कहते हैं कि इससे जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार हार ही जाएंगे। वो उदाहरण देते हैं जयललिता की, वो अक्सर मैं वो करता हूँ। ये कहाँ की तस्वीर है? बिल्कुल। और बिल्कुल हमने वो भी देखा ना अभी कोई कार्यक्रम की है, वो चरण पादुका वाला भी हमने जयललिता के मामले में देखा हमने, ठीक है, कि वो सिंहासन पर रख करके उस तरह से, और उसकी स्वीकारता तमिल जनता में देखी हमने ये चीज। एक जो हमारी बातचीत में रह गया था, 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है, मैंने 1 घंटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि इस पर भी जरूर, जो मिसोजिनी की बात हमने की, चाहे वो पवन सिंह वाला और अंजलि राघव वाली का एपिसोड रहा हो, चित्रा त्रिपाठी और जो है रागिनी नायक का एपिसोड रहा हो, और ये तमाम चीजें हैं। तो ये भी एक पिछले सप्ताह हमने जब बात नहीं, उस हफ्ते में हमने तय किया था कि किससे बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसको टच करते हैं। देखिए मनोरमा, सत्ता पे काबिज होने का जो संघर्ष है वो कुछ तो फौरी संघर्ष है, पॉलिटिकल संघर्ष, और जिसमें जरूरी होता है बीजेपी हारे या कोई दूसरी पार्टी हारे या जीते। और एक संघर्ष निरंतर है, वो है पैट्रियार्की के खिलाफ और वो कास्टिज्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो ये जो तीनों आपने उदाहरण दिया, आप देखिए पवन सिंह को कोई नुकसान नहीं होगा उनके क्षेत्र में, वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, तो उसी तरह का टक्कर देने जा रहे हैं। ये है हमारा पैट्रियार्की। बल्कि इसको देखिए दूसरी तरह का तुरंत आना शुरू किया, माफी मांगने के बाद जब कहा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, जो भी है। और लेकिन फिर जो उनका जो ग्रुप काम करता है, वो कर रहा है कि हरियाणा वाली लड़की है, बिहार के इंडस्ट्री को बदनाम करना चाहती है, बनाएगी। 2 पॉर्न फिल्में ऑलरेडी काम कर चुकी है, इस तरह की फिर से बातें सरफेस हो रही है। बल्कि उस तस्वीर से ज्यादा बुरी बात है उनकी पत्नी का स्टेटमेंट। लेकिन उनकी पत्नी को जिस तरह ट्रोल उसका जवाब मिल रहा है, पवन सिंह की पत्नी को, वो सब है। तो पैट्रियार्की के खिलाफ का जो संघर्ष है ना, वो एक अलग ही संघर्ष है। और वो संघर्ष पॉलिटिकल जी। और ये भी है कि मतलब ऐसे लोगों की संभावनाएं भाजपा के लिए भी बहुत ज्यादा बन जाती हैं। देखिए ऐसे लोग, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये फिर विनय जी को भी अपने सारे हिस्ट्री लाने पढ़ के रख देंगे और हम भी रख देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो आप प्रियंका गांधी उस रेपिस्ट समर्थक के रैली में गई हैं, हम लोग क्यों भूल जाते हैं? हम लोगों के इकोसिस्टम में कुछ बातें आती नहीं है ना, वो तंत्र ही नहीं आता। मैं 2024 से ये कह रहा हूं चुनाव के दौरान कि जो कठुआ रेप कांड में जो लोग तिरंगा झंडा निकाल करके रेपिस्टों के पक्ष में खड़े थे, उसको टिकट दे दिया ना कांग्रेस ने। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए वो छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस। इसलिए इसका जवाब मैं बीजेपी कांग्रेस में इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी मामला, आप चित्रा त्रिपाठी के स्टैंड की आलोचना कर सकते हैं, चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता से डीचिंग पर आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से, और अच्छे लोग, देखिए सामान्य लोग ट्रोल करते हैं, लिखते हैं, जवाब देते हैं, अलग बात, लेकिन हमने अच्छे लोगों को देखा है कि चित्रा त्रिपाठी का ओयो, कथित ओयो, क्या दूसरी चीजें, तो ये है। इसलिए लड़ाई जो है ना, मिसोजिनी का जो मामला है वो बहुत गहरा है और वो पार्टियों में बटा हुआ नहीं है, वो बियॉन्ड पार्टी है। अब यदि आप कहिएगा राजवल्लभ यादव को टिकट अब बीजेपी लेके आ गई, 2019 में तो आरजेडी नहीं दिया था, ऐसे देखिएगा तो फिर ये सब, फिर कोई ना रेनकोट में नहाता है और ना कोई कपड़ा पूरा का पूरा पहन के गंगा में डूब, वो उसमें सब नंगे। वो जो जेंडर का है, जिस नरेश अग्रवाल की बात की, वो पहले समाजवादी पार्टी में भी हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल ना, हम शुरुआत में जिसकी बात की हमने, तो इस तरह से है। तो खैर, लेकिन ये है कि ये, और छोड़िए वो जो ये है पहलवानों का जो मामला है,
वो पूरा राजपूत पॉलिटिक्स का ऐसा सेंट्रल है कि ये है कि उसके प्रति सबकी सिंपैथी है। वो समाजवादी पार्टी बल्कि पवन सिंह का भी मामला सिर्फ वो सिंगर का मामला नहीं है, वहां पे कास्ट भी बहुत अच्छे से जोड़ता है, ये भी है। तो ये तमाम आशुतोष वाले मामले में, ये लंबी आशुतोष वाले मामले में भी कास्ट जुड़ता है, कास्ट जुड़ता है, आशुतोष वाले मामले में भी कास्ट जुड़ता है। बिल्कुल। तो ये है जी हाँ, बोल रहे थे आप। ये लड़ाई पार्टी से ऊपर की लड़ाई है जी। तो ये जो तमाम एपिसोड जी लगता कुछ टेक्निकल वो है, आवाज जो है वैसे हो जा रहा है, वो StreamYard का प्रॉब्लम जी। तो खैर ये बीच बीच में ये सारे प्रकरण बताते हैं कि अभी बहुत ज्यादा जो है जरूरत है सेंसिटाइज करने की इस मामले में। आप किसी भी पार्टी की बात करते रहे और किसी भी विचारधारा की बात करते रहे, लेकिन अंततः जब आपका स्टैंड ऐसा होता है इस तरह से, तो ये एक बड़े स्तर पर स्त्रीद्वेषी मिसोजिनी का पार्ट बनता है और पेट्रियार्की का हिस्सा बनता है। ये तो है ही। बाकी और खबरों पे हमने चर्चा की। अगले शनिवार को हम फिर सप्ताह भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम उसमें से चुनेंगे और उस पर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अब कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।